नाज़रीन, दुनिया टुडे के साथ मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत पे हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आज प्रोग्राम के बुनियादी सवाल, मरकज़ी सवाल की तरफ जाऊं और अपने गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराऊं, मैं कुछ हक़ाइक़, कुछ फैक्ट्स, कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आज से 3 माह कबल, अंदाज़न 3 माह कबल 28 जून को दुनिया टुडे के प्रोग्राम में कुछ स्टेटिस्टिक, कुछ फैक्ट्स, कुछ रिपोर्ट्स की मदद से हमने ये एक्सप्लेन किया कि गुज़श्ता 2 या 3 बरस में कराची कस्टम हाउस से अफगानिस्तान के लिए नेटो और आईसाफ फोर्सेस के नाम पर हज़ारों कंटेनर क्लियर किए गए और उसमें से 10 से 11,000 कंटेनर जो है वो कभी अफगानिस्तान जो है रिकॉर्ड शो करता है, कभी अफगानिस्तान नहीं पहुंच सके। और अगर इन कंटेनर्स में जिन्हें ड्यूटी और टैक्सेस के बगैर क्लियर किया गया, जो कभी अफगानिस्तान नहीं पहुंच सके, पाकिस्तान में गुम हो गए हैं, अगर इनके अंदर ड्यूटेबल और टैक्सेबल गुड्स थे तो पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के रेवेन्यू बेस को तकरीबन 220 अरब रुपए तक का नुकसान पहुंच चुका है या पहुंच चुका है। इस प्रोग्राम के बाद पाकिस्तानी मीडिया में इस इशू पे बहुत डिस्कशन हुई। कस्टम्स इंटेलिजेंस पहले ही इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन फिर जैसा पाकिस्तान में होता है कि कुछ हो ना सका, हमें ये खबर पता चलती है, सोर्सेस से पता चलता है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लामाबाद में ऐसे पावरफुल इन्फ्लुएंसेस और इंटरेस्ट मौजूद थे जिन्होंने कस्टम इंटेलिजेंस की तमाम इन्वेस्टिगेशन को फ्रस्ट्रेट किया। जो मातहत कलेक्ट्रेट थे, कराची कलेक्ट्रेट, पोर्ट बिन कासिम कलेक्ट्रेट, कोयटा कलेक्ट्रेट, उन्हें मजबूर किया कि वो कस्टम्स इंटेलिजेंस से ताउन ना कर सकें और ये इन्वेस्टिगेशन जो है बगैर किसी मंतकी इंजाम पे पहुंचे हुए ये खत्म हो गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, हैट्स ऑफ टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इस केस का नोटिस लिया है। एक से ज्यादा दफा चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और मेंबर कस्टम को तलब किया जा चुका है और आज इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तीसरी हियरिंग हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया टुडे प्रोग्राम को भी हुक्म दिया कि दुनिया टुडे प्रोग्राम कोर्ट की इस मसले को सुलझाने में, इस गुत्थी को सुलझाने में कोर्ट की आनत करे, मदद करे। और नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 29 को है। इस मौके पर सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं हमारे कोर्ट रिपोर्टर जो हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर मोहम्मद कामरान साहब से, जो मेरे साथ हैं इस वक्त, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वाया लिंक। कामरान, आप मुझे बता सकेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या प्रोग्रेस हुई इस केस पे? जी मुझ साहब, ये जो 11,000 नेटो कंटेनर्स पर 220 अरब रुपए ड्यूटी बचाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने से मुतालिक केस था, इसके अज खुद नोटिस की आज समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और ये सिलसिले की तीसरी समाअत थी जो आज हुई। इससे पहले नोटिस सर्व हुए थे कस्टम्स हुकाम को, चेयरमैन FBI को और जो कंसर्न पुलिस ऑपरेशंस है उसको, और ये तीनों जो फरीकैन थे आज अदालत में मौजूद थे, जिसमें से जो चेयरमैन FBI हैं सुहेल अहमद, उन्होंने, और मेंबर कस्टम्स हैं उन्होंने अपना जो जवाब है, तहरीरी जवाब, वो भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराया। लेकिन इस जवाब पर, जो उनका तहरीरी जवाब था, इस पर कोर्ट ने अदम एतमाद का इजहार किया। कोर्ट का यह कहना था कि मुल्क में ये इतना बड़ा स्कैम आया है और आप इस पर पर्दा नहीं डाल सकते। चीफ जस्टिस का यह कहना था कि इस वक्त खुद FBI की ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि मुल्क में हर साल 550 अरब रुपए 550 अरब रुपए का टैक्स जो है वो चोरी किया जाता है। उन्होंने FBR की किसी रिपोर्ट को कोट किया था। अगर FBR के चेयरमैन ने उसको कॉन्टेस्ट किया, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने खुद ये रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि 550 अरब रुपए का टैक्स पूरे मुल्क में बचाया जाता है। और उनका ये कहना था कि अगर कस्टम हुकाम और ये जो दीगर हमारे इदारे हैं, जिसमें पुलिस का भी उन्होंने नाम लिया, कि अगर इनकी कारकर्दगी ये सही हो तो मुल्क में कोई स्मगलिंग की एक चीज़ भी जो है वो दाखिल नहीं हो सकती। ये हमारे सिस्टम का मुकम्मल फेलियर है कि हमारे मुल्क में जितने बाजार हैं वो स्मगल्ड गुड्स से भरे हुए हैं। उनका ये कहना था कि ये जो न सिर्फ एक तरफ तो ये सार्फिन को चीजें मिलती हैं, लेकिन कौमी खजाने को दूसरी जानिब कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया जाता है इसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये एक इंतहाई अहम नौयत का केस है, हम इसकी जो तहकीकात हैं किसी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से करवाएंगे। और इसमें खास तौर पर उन्होंने जो दुनिया न्यूज़ का प्रोग्राम था, दुनिया टुडे, जो कि डॉक्टर साहब आप खुद कंडक्ट करते हैं, उसका हवाला दिया कि इस प्रोग्राम में जो है, इसमें जो जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स थे उस पे उन्होंने न सिर्फ ये कि डॉक्टर साहब आपको बुलाया है 29 तारीख को, बल्कि एक उन्होंने दुनिया न्यूज़ के साथ साथ दुनिया टुडे प्रोग्राम को क्रेडिट दिया कि इसकी वजह से हमें इतना बड़ा स्कैम जो है मंजर आम पर आ सका। और उनका ये कहना था कि ये FBR जो है, जिसका काम टैक्स कलेक्शन है, ये 550 अरब रुपए की चोरी को बर्दाश्त कर रहा है। मैं इसी की तरफ आना चाहता हूं थोड़ा सा कि हमारे ज़राए ये दावा करते हैं, हमें ये पता चला है कि गुज़श्ता चंद माह में कस्टम इंटेलिजेंस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी
उस इन्वेस्टिगेशन को दफन कर दिया गया, उसे खत्म करा दिया गया, किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचने ना दिया गया। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कोर्ट के सामने क्या एक्सप्लेनेशन दी है? उन्होंने जो जवाब अपना दिया है, चेयरमैन ने और मेंबर कस्टम ने जवाब दाखिल कराया, उसमें उन्होंने क्या कहा है? देखिए, चेयरमैन एफबीआर ने जो अपना तहरीरी बयान जवाब दाखिल किया है, उसमें पहले तो उन्होंने ये कहा है कि ये मानी है उन्होंने बात कि सन 2004 से लेकर अप्रैल 2009 तक जो भी नेटो की शिपमेंट आती थी जाती थी, उसमें उसकी कोई चेकिंग जो है वो नहीं हुआ करती थी। सिर्फ मार्च 2009 में ऐसा हुआ, यानी जस्ट एक साल कबल ऐसा हुआ है कि जो नेटो की कोई भी शिपमेंट आती है उस पर उन्होंने कहा है कि जिस पे हम थोड़ा चेकिंग किया करेंगे, और उसकी भी उन्होंने परसेंटेज रखी है कि सिर्फ 10% जो है वो चेकिंग हो सकती है, और वो भी रैंडम होती है। यानी कोई एक कंटेनर, 100 कंटेनर्स आ रहे हैं, उसमें से कोई 10 कंटेनर्स जो हैं वो चेक करेंगे और बाकी शिपमेंट जो है वो इसी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो ये जो मामला सामने आए कि जी किसी कंटेनर में लिक्विड जा रहा है, किसी में एक्सप्लोजिव जा रहा है, किसी में वेपन्स जा रहे हैं, तो ये चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि अगर एक शिपमेंट जो है इस तरह से नेटो के नाम पर और इसाफ के कंटेनर्स कराची से चलें और वो खैबर तक पहुंचे और सारे रास्ते में वो इस तरह से वेपन जो है लेके जाते रहें, तो ये तो पूरे मुल्क में एक दहशतगर्दी होगी। इसका जिम्मेदार कौन होगा? चेयरमैन एफबीआर ने ये बात मानी है कि ये इससे पहले मार्च 2009 से पहले तक नेटो कंटेनर्स की कोई चेकिंग नहीं होती थी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 35 अरब रुपए के लॉस का भी उन्होंने जिक्र किया? जी बिल्कुल, ये उन्होंने कंटेस्ट किया है। एक्चुअली 220 अरब रुपए की जो हम फिगर्स दे रहे हैं उसको, उनका ये कहना है कि ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि ये जो 220 अरब रुपए का फिगर है ये गलत है, ये जो है एग्जेजरेट किया हुआ है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर हम एक कंटेनर की 11,000 कंटेनर में से एक कंटेनर की एवरेज ड्यूटी भी लगा लें तो ये तकरीबन 33 बिलियन यानी 33 अरब रुपए बनती है। कमल, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। तो बात यहां तक पहुंचती है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अब ये कंटेस्ट करता है कि रेवेन्यू लॉस तो हुआ है, गालिबन 220 अरब रुपए नहीं हुआ तो 35 अरब रुपए का लॉस हुआ है। नाज़रीन, अब मैं आता हूं बुनियादी सवाल की तरफ। बुनियादी सवाल ये नाज़रीन के एक रोज कबल पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जनाब हफीज शेख साहब ने ये कहा, उनकी ये स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान में सरमायादार क्लास से, मनीड क्लासेस से टैक्सेस कलेक्ट करने में बहुत दुश्वारी हो रही है। हम जब देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो एपेक्स प्रीमियर टैक्स कलेक्टिंग, टैक्स पॉलिसी मेकिंग और टैक्स कलेक्टिंग बॉडी है, अथॉरिटी है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, अगर उसका ये हाल है जैसा कि हम देख रहे हैं, जहां इतने इतने बड़े स्कैंडल, इतने इतने बड़े स्कैम हो रहे हैं, जहां इतनी इतनी बड़ी इरेगुलरिटीज हो रही हैं, जहां इन्वेस्टिगेशंस को सप्रेस कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है, तो बिजनेस कम्युनिटी के सामने, मनीड क्लासेस के सामने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की क्या क्रेडिबिलिटी है? क्या वहां पे एहतमाद है कि बिजनेस क्लासेस के साथ टैक्स बेस को बढ़ा सकें, उनसे ज़्यादा टैक्सेस रिकवर कर सकें, स्पेशल टैक्सेस लगा सकें, फ्लड के हवाले से स्पेशल टैक्सेस लगा सकें? और इसमें नाज़रीन एक और भी दूसरा इसका सवाल का दूसरा इससे नत्थी सवाल है, वो ये है कि मौजूदा जो वफाकी हुकूमत है, जो कोalition हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसे लीड करती है, इस हुकूमत के तमाम पॉलिटिकल एलाइज इंटैक्ट हैं। हम देख रहे हैं कि इस हुकूमत के खिलाफ लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात करते हैं, ला नहीं सकते क्योंकि तमाम एलाइज साथ हैं। सियासी तौर पर यह हुकूमत आज भी मुस्तहकम है। अगर इस हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम है तो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट का इल्ज़ाम है। इस हुकूमत पर यह इल्ज़ाम है कि अपने टैक्स बेस को वाइड नहीं कर पा रही, अपने टैक्स बेस को बढ़ा नहीं पा रही, अपने रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट नहीं कर पा रही। एक्सटर्नली भी यही इल्ज़ाम है IMF की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से, जो डोनर बॉडीज़ हैं, जो मालियाती जो कंट्री सपोर्ट करते हैं, जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं, और अंदरूनी मुल्क भी यही शोर है। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ये हुकूमत इस किस्म की बेकायदियों को जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लेवल में हो रही हैं, उन्हें कंट्रोल करने में नाकाम नजर आती है। तो आखिर हम इस हुकूमत की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कह सकते हैं, इसे इंप्रूव करने में हम क्या सजेशन दे सकते हैं? इन बुनियादी सवालों के साथ मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ